ये भारत देश वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। ये किसी एक पंथ एक संत का राष्ट्र नहीं है कि न्यायपालिका भीड़ तंत्र पे नहीं, लोकतंत्र और संविधान पे चलती है। ये वो देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहां जरूरत पड़ी है वहां लोगों की मदद की है। वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये इसका पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अन्य अभ्यर्थियों तक भी ये प्रयास पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम 30 सिर्फ फैक्ट नहीं देता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के फैक्ट को बहुत दिनों तक अपने दिमाग में मेमोराइज नहीं किया जा सकता है। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूपी पीसीएस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, पेट और वीडियो री एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेरा नाम रहबर नवाज है, जो आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे हम लोग फटाफट चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हो गए हैं एक रिपोर्ट के अनुसार। 25 भाग हो गए हैं इसके क्लॉज को मिला करके, जैसे 9A 9B है वैसे ही, जैसे 14A है और पार्ट 14 है। तो 12 अनुसूचियां हैं और अब तक कुल संविधान में संशोधन हुए हैं 105। ठीक है, हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन की भी सीरीज बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे। पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि उसके क्या राज्य क्षेत्र होंगे। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की बात हो रही है। आर्टिकल 2 में कहा गया है, आर्टिकल 2 और 3 नए राज्यों से संबंधित है निर्माण के। आर्टिकल 2 का संबंध है कि वर्तमान में जो एग्जिस्ट करते हैं राज्य, उनको छुए बिना कोई अलग से राज्य क्रिएट किया जाए, यानी यूनियन टेरिटरी से वापस से कोई एक राज्य घोषित कर दिया जाए तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। लेकिन अगर वर्तमान में 28 स्टेट हैं और उनकी सीमाओं को काट छांट के और नाम परिवर्तित करके एक नया राज्य क्रिएट किया जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। फिर उसके बाद 13, इसमें मौलिक अधिकारों को असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है कि वो कौन से कानून होंगे जिनको किन किन संस्थाओं के द्वारा अगर जारी किया जाता है, चाहे वो कोई पैम्पलेट हो, परिपत्र हो, कानून हो या आदेश हो, अगर वो मौलिक अधिकारों के इतर हैं और उसका विरोध करते हैं या उसका अल्पीकरण करते हैं तो न्यायालय उसको समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता की बात की गई है और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 में मूल वंश, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकार और संरक्षण। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये 86वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ शामिल किया गया था। अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा लगातार कई अधिकार शामिल किए गए, जैसे आराम से सोने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण से मानवीय सभ्यता का संरक्षण का अधिकार, विदेश जाने और वापस लौट कर आने का अधिकार, जैसे कई अधिकार इस अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किए गए हैं। 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार 30 में है। फिर उसके बाद
32 देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की कुंजी कहा है, आत्मा कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, क्योंकि मौलिक अधिकार तब तक अधिकार नहीं लगेंगे जब तक उनको इम्प्लीमेंट कराने वाला या उसकी उल्लंघन होने पर कोई एक ऐसी संस्था हो जो उसको लागू करा सके और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सके। इसीलिए मौलिक अधिकारों का अभिभावक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसको पुनः लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रोविजन 38 नंबर और 14वें नंबर का महत्वपूर्ण आर्टिकल, राज्य और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये बताता है कि भारत की व्यवस्था क्या है, समाजवादी है। ठीक है, ये हम अब डीपीएसपी पे आ गए हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, इसी को ही निकाल करके क्या किया गया, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका और नगर निगम की व्यवस्था की गई। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में बात की गई है। इस पे लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है कि देश में किस प्रकार से समान नागरिक संहिता लागू की जाए। सिविल मामलों से संबंधित है, परिवार का, तलाक का, संपत्ति हस्तांतरण का मुद्दा एक करने की बात की जा रही है। लगातार इसको लेकर के देश में चर्चाएं चलती रहती हैं कि देश लेवल पे इसे कैसे लागू किया जाए। अभी तक पूर्ण रूप से सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी आपराधिक और सिविल मामले सभी प्रकार के लोगों के लिए एक समान हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आए कि एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है तो 44 में है। अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की बात की गई है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातीय जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना चाहिए। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि न्यायपालिका को सरकार के और जनमत के आधार पे फैसला देना चाहिए। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका भीड़ तंत्र पे नहीं, लोकतंत्र और संविधान पे चलती है। क्योंकि संविधान पे चलने वाली संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत वो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है और वो उनके अधिकारों को पुनः लागू कराने का काम करती है। और इसलिए कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी भारत न सिर्फ अपने देश के लिए शांति और सुरक्षा की बात करने वाला देश है, ये वो देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहां जरूरत पड़ी है वहां लोगों की मदद की है। चाहे वो सूडान हो, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे यमन हो, चाहे तुर्की और सीरिया हो, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन करुणा, ये भारत देश वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। ये किसी एक पंथ, एक संत का राष्ट्र नहीं है, ये सभी प्रकार के लोगों को पोषित करने वाला देश है। ये एकमात्र वो भूमि है जिसपे हर एक धर्म आए हैं, हर एक धर्मों के पंथ को इसने अपनाया है और आत्मसात कर लिया है। लेकिन इस धर्म की भी अपनी संस्कृति सभ्यता है। इस धर्म की संस्कृति यहाँ के वैदिक सभ्यता है। यहाँ की संस्कृतियों में सम्मिलित है पूजा पाठ। यहाँ की बनारस घाट यहाँ की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ के घाट, यहाँ के अलग अलग बंदरगाह आपको पुरातन और प्राचीन संस्कृतियों के बारे में बताते हैं। चाहे वो चोला पीरियड हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड जैसी सामरिक और बहुत ही बेहतरीन सभ्यता रही हो, जिसमें मंदिरों का निर्माण शुरू होता है, जिसमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होते हैं। वो चोल ही थे जो पूरे दक्षिण भारत पे अपना कब्जा कर लेते हैं और विश्व में भी शांति के लिए अलग अलग जगहों पे मंदिरों का निर्माण कराते हैं। आप देख रहे हैं
इस एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म से किस प्रकार से सिर्फ फैक्ट पे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पे बात किया जा रहा है, और यही आपको प्रेरित करेगा एग्जाम 30 को लगातार फॉलो करने के लिए। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य संवैधानिक संशोधन के तहत इसको सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पे 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, जो एजुकेशन से संबंधित था कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को वो मौलिक शिक्षा दिलवाए। ठीक है। फिर अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में है। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 72 में क्या किया गया है, उनके क्षमादान की शक्ति के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है, अपने आप में विशाल है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से बड़ी है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी मामले में मृत्युदंड तक को माफ कर सकता है। इसकी अलग प्रक्रिया है, कभी इस पे बात की जाएगी। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, जिसके मुखिया कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है। भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है और उसके किसी भी मामले को वो एज अ वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस कर सकता है। वो किसी भी सदन में बैठ सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, अपनी सिर्फ बात रख सकता है। भारत का महान्यायवादी अपने इच्छा से स्वतंत्र होकर के पद पे रहते हुए कार्य नहीं कर सकता है, वो केंद्र सरकार से पूछ करके ही कार्य करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको अपने पद से हटा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में देखने को मिलता है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान में अगर पूछे कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन कहां मिलता है, तो आप अनुच्छेद 112 पे टिक लगाएंगे। ठीक है। जो बजट पारित होता है हमारे वहां प्रत्येक वर्ष, वो इसी आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। और बजट कौन पेश कर रहा है, राष्ट्रपति पेश करवाता है वित्त मंत्री के द्वारा, ना कि वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है। वित्त मंत्री सिर्फ बजट भाषण पढ़ते हैं, ये राष्ट्रपति की इच्छा पे उनसे पूछ करके बनाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 123 संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये वो शक्ति है जो राष्ट्रपति को, अगर संसद का कोई एक सत्र या दोनों सत्र सेशन में ना हो, सदन की कार्रवाई ना चल रही हो और कोई तत्कालिक आवश्यकता पड़ गई हो, तो कानून बनाने की शक्ति जैसा ही एक माध्यम दिया गया है कि 6 सप्ताह या फिर 6 माह तक मैक्सिमम इसकी समयावधि होती है। इसके दौरान पुनः इसे सदन में कानून बनाने के लिए एक विधेयक के रूप में पेश करना होता है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, और इसका सर्वप्रथम वर्णन हमको जो देखने को मिलता है 1861 के एक्ट में देखने को मिलता है। 1861 का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट आया था, उसी में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 ऐसी शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति कुछ संवैधानिक मामला हो या कानूनी मामला हो, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, और ये सलाह किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बताता है। एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल है। ठीक है। जो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रखता है। एक बार पद धारण कर लेने के बाद पुनः
उस पद पे नहीं आ सकता या भारत सरकार के किसी भी दूसरे पोस्ट पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पद होता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में बताता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 161 क्षमा करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। जिस प्रकार से आर्टिकल 72 में हमने राष्ट्रपति की शक्ति देखी थी क्षमादान की, वही स्टेट लेवल पे स्टेट के कानून के तहत कोई सजा मिलती है अपराधियों को, तो राज्यपाल को भी ये शक्ति प्राप्त है कि वो सजा को माफ कर सकता है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में तो बदल सकता है, लेकिन पूरी तरह से माफ करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। और सैनिक के लेवल पे, सैनिकों के लेवल पे जो कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, उसको माफ वाफ करने की भी राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात है। जैसे आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात है, वैसे ही राज्य का वकील होता है, महाधिवक्ता कहलाता है, वो अनुच्छेद 165 के तहत बनाया जाता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, यानी मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था, यानी प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अगला है 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद यानी दूसरा सदन है तो, या फिर नहीं है तो बनाने के लिए, और है तो हटाने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित करेगी और केंद्र सरकार को भेजेगी। फिर केंद्र सरकार साधारण बहुमत से चाहे तो विधान परिषद को बना सकती है, या पहले से किसी राज्य में है तो हटा सकती है। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात करता है कि कहां कितनी संरचना होगी, कितने सदस्यों वाली सीट होगी। 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना, और इसमें यह कहा गया है कि जिस भी राज्य में दूसरा सदन होगा, जिसे विधान परिषद कहते हैं, स्टेट काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें सदस्य विधानसभाओं के 1/3 पोर्शन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में लगभग 400 सीट है, 403 या 4, तो इसमें हम क्या देखते हैं, 100 कुछ जो है विधान परिषद की सीट है, ठीक है। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात करती गई है। अमूमन अगर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है या फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू लगातार कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा रहा है, चुनाव कराने की स्थिति अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है कि 5 वर्ष से ज्यादा की अवधि हो सकती है। लेकिन अमूमन क्या हो सकता है कि 5 वर्ष के लिए विधानसभाओं का कार्यकाल होता है, या लोकसभा का। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता की बात कर रहा है, यानी राज्य विधानमंडल के सदस्य कौन बन सकते हैं, जो भारत का नागरिक हो, विचित्र प्रवृत्ति का ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, वो कौन बन सकता है, विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। राज्य विधायिका का सत्र 174 में सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन, तो इसमें राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। उसी प्रकार से केंद्र लेवल पे संसद का सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, संसद को में लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति, और कोई भी अनिश्चित काल के लिए सदन के सत्र को, ये कहना कि अनिश्चित काल के लिए सदन का सत्र समाप्त किया जा रहा है, ये घोषणा करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 178 विधानसभाओं में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात होती है। सबसे पहले बनाया जाता है नई चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को क्या कराते हैं, शपथ दिलवा देते हैं। फिर उसके बाद जिस पार्टी
अमूमन यही होता है कि जिस पार्टी को बहुमत मिला है, जो सरकार बना रही है, उसी का क्या होता है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है सामान्य बहुमत से, और फिर उसके बाद जल्दी से किसी डिप्टी स्पीकर को भी चुन लिया जाता है। और ये डिप्टी स्पीकर एक परंपरा है कि विपक्ष का आदमी होना चाहिए। 194 महाधिवक्ता की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिनिधित्व की क्षमता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस एपिसोड में यहीं तक। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। सेकेंड एपिसोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट पोर्शन होगा 80 आर्टिकल्स का, और ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपके दोस्तों की, आपके अदर कैंडिडेट्स जो हैं आपके जानने वाले, उन तक ये प्रयास पहुंचाइए, उन्हें काफी मदद मिलेगी इससे। एक ही जगह संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो अब नहीं छूटने वाला है। तो थैंक्स अलॉट एग्जाम 30 देखने के लिए। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। बने रहिए एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।